इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सोशल स्टडीज़ एजुकेशन जो कि सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है और ये ऑप्शनल होता है। आपको साइंस और सोशल साइंस में से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो अगर आपने सोशल स्टडीज़ को चूज़ किया है और आपका पेपर बहुत ही अपकमिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है और अच्छे से पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और जितने भी मैं टॉपिक इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रही हूँ ये लिटरली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगर आप पेपर में जा रहे हो तो इन टॉपिक्स को एक बार क्लियर ज़रूर करके जाओ। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप छोड़कर चले जाओ। दैट मतलब आ सकता है पेपर के अंदर और आपको तैयारी ज़रूर करके जानी है इन टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और इस एक ही वीडियो में मैं 5 यूनिट को निचोड़ कर जितना भी इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगी। तो और साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी। इसके अलावा अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए हो और पॉइंट वाइज सारे आंसर चाहिए हो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएसटी की और 5 के 5 यूनिट सेपरेटली जो है वो अपलोडेड हैं। तो आप वहाँ पर जाकर हर यूनिट को अलग से एक बार तैयार कर लीजिए। तो यूनिट 1 को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक बनता है वो है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। दैट्स मीन सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, इन दोनों का मतलब क्या होता है। अब देखिए पेपर में ना क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है और ज़्यादातर चांसेस ये है कि इन दोनों के बीच में वो डिफरेंसेस पूछ लेगा कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है। देखिए अभी तक तो हमें लगता था कि सोशल स्टडीज़ बोल लो या सोशल साइंस बोल लो एक ही तो बात है। देखिए बड़े पैमाने पर देखा जाए तो एक ही बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी ना माइन्यूट से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो यदि इन डिफरेंसेस को आपको अच्छे से जानना हो तो आप यूनिट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो। वहाँ पर पॉइंट वाइज काफ़ी सारे डिफरेंसेस मैंने बता रखे हैं और वहाँ से आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं जो प्लेलिस्ट है एसएसटी की उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए यूनिट 1 का ही कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या निर्माण के उपागम यानी अप्रोचेस। अब पेपर में चाहे उपागम लिखा हो, हिंदी में ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर वो अप्रोचेस पूछ रहा है तो दैट्स मीन आपको ये वाले पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं कि जो सोशल स्टडीज़ का सिलेबस होता है, पाठ्यचर्या करिकुलम होती है, वो किस अप्रोच पर तैयार की जाती है। तो एक आपका है अनुशासन केंद्रित डिसिप्लिनरी वाला है, ये आपके सिलेबस में ही है तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर मुद्दों को केंद्रित बनाकर यहाँ पर पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। इसमें एकीकृत यानी इंटीग्रेशन को शामिल किया जाता है। अंतः विषय उपागम यानी 2 या 2 से अधिक विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। आप देखोगे सोशल स्टडीज़ के अंदर आपकी 1-2 विषय नहीं 3-4 विषय होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स और आपका इको हो गया, आपदा प्रबंधन भी आजकल जो है वो ऐड हो गया है सोशल स्टडीज़ में। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सोशल साइंस वर्ड था उसका काम ख़त्म हो गया। अब बस पहले ही टॉपिक में उसकी ज़रूरत थी। अब जो आपका पूरा सिलेबस है वो सोशल स्टडीज़ है, सामाजिक अध्ययन है। तो एक बार जाकर यूनिट 1 में आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो और वहाँ से सोशल साइंस क्या होता है और सोशल स्टडीज़ क्या होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस को जान लो। और पूरे पेपर में इसके अलावा कहीं भी आप सामाजिक विज्ञान शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सामाजिक अध्ययन ये है आपका सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज़ एजुकेशन, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। अगला देखिए यूनिट 1 में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सोशल स्टडीज़ है इसे अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया जाए। अब अन्य विषयों में आपके सिलेबस के अंदर विषय दिए नहीं रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है पेपर में सिर्फ ये बोल दें कि आप 2 विषयों के साथ करो, किन्हीं भी 2, किन्हीं 3, किन्हीं 4, किन्हीं 5, इस तरीके से पेपर में आ सकता है। तो आपको कम से कम इन विषयों जो मैंने यहाँ पर बताया इनके साथ इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोशल स्टडीज़ को हम जोड़ सकते हैं। एक तो भाषा, लैंग्वेज के साथ कैसे जोड़ोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि भाषा मतलब आपकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, साहित्य है। तो अगर आप कहानी या कविता के माध्यम से बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हो, जैसे कि अभी आपने रिसेंट स्टूडेंट व्लॉग में वीडियो देखी होगी
जिसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो लोग पेड़ों के ऊपर कविता सुना रहे हैं। तो पेड़ क्या है, सोशल स्टडीज़ का ही एक हिस्सा है और उस पर कविता बनाई रही है, दैट्स मीन भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल वहाँ पर ले सकते हो अगर भाषा के साथ अगर आप सोशल स्टडीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हो तो। उसी तरह आप गणित के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि आप देखते हो सोशल स्टडीज़ में जो ज्योग्राफिकल पार्ट होता है जिसमें तापमान हो गया और एरिया नापना, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें। फिर विज्ञान साइंस से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ वाला जो हमारा पूरा विषय होता है वो सोशल स्टडीज़ में भी आता है, पॉल्यूशन वाला विषय भी सोशल स्टडीज़ में भी आता है, साइंस में भी आता है। तो इस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिर स्वास्थ्य शिक्षा को तो कर ही सकते हो डायरेक्टली। कला यानी आर्ट्स के साथ आप इसमें चित्र, मॉडल वगैरह बनाते हो। फिर कार्य अनुभव, मतलब बच्चों को एक्सपीरियंस करके अगर आप पढ़ा रहे हो तो वो, और सोशल स्टडीज़ में तो एक्सपीरियंस करके पढ़ाया ही जाता है। आप देखते हो बच्चों को ट्रिप पे ले जाया जाता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग वगैरह दिखाई जाती है, ताकि बच्चे अच्छे से जो है कार्य अनुभव के थ्रू सोशल स्टडीज़ को पढ़ सकें। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, अदरवाइज़ अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स वगैरह चाहिए तो आप यूनिट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो। अब यूनिट 1 में ही आपका एक और टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि जो सोशल स्टडीज़ का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो तैयार किया जाता है तो वो किस बेसिस पे किया जाता है, उसके कौन से सिद्धांत है। तो ये तो बाल केंद्रित सिद्धांत, ये बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, उनकी योग्यता, उनकी आयु, कक्षा के अनुसार। फिर ये क्रियाशीलता का सिद्धांत जाता है। क्रियाशीलता मतलब कि काम को करके सीखना, ना कि सिर्फ किताबों में पढ़ना। फिर पर्यावरण केंद्रित, तो जो सोशल स्टडीज़ है इसमें पर्यावरण को भी केंद्र माना जाता है, क्योंकि पर्यावरण के ही केंद्र में हम सब हैं। उसके बाद इस सिद्धांत है कि रुचि का सिद्धांत, तो बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े। उपयोगिता का सिद्धांत कि बच्चे ने जो पढ़ा या सीखा है उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर पाए। और लचीलापन का सिद्धांत, यानी कि जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो हम चेंजेस भी कर सकें। तो यूनिट 1 में इतने टॉपिक जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यूनिट 2 की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा वो है संस्कृति और सभ्यता में अंतर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, यानी कि कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हो सकता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछ लें। तो आप ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होता है। इसके बाद चाहे पेपर डिफरेंसेस पूछे चाहे संबंध पूछे, आप दोनों ही बातें लिख के आ जाओगे। इसके अलावा एक टॉपिक है रीजन, यानी क्षेत्र आप कह सकते हो। इंग्लिश में रीजन और हिंदी में क्षेत्र रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं क्षेत्र, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के क्षेत्र हैं। अगर भारत को बांटना हो तो कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं जो आपको नॉर्थ की साइड जितना जाओगे मिलेगा, मध्य क्षेत्र, बीच वाला इलाका, और गंगा के मैदान के किनारे जितने भी क्षेत्र बसे हुए हैं वो। तो इस तरीके से जो क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद देखिए सामाजिक लक्ष्य और नियोजन, कि जो सोशल गोल्स हैं हमारे वो क्या हैं और किसके थ्रू हम उसको लेके आएंगे। तो समानता व न्याय, एक तो ये कि हमारे समानता और न्याय आए, है ना। और फिर कैसे आएगा, आप देखोगे कि लोकतंत्र के थ्रू जितने भी हमें अधिकार वगैरह दिए गए हैं और जो कर्तव्य दिए गए हैं वो, और लोकतंत्र के कार्य यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि लोकतंत्र होता क्या है और इसके कार्य क्या हैं। थोड़ा सा ये है कि आपका खुद का भी ना सोशल स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, तभी आप पेपर में आंसर बना पाओगे। अब नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका लास्ट ईयर भी आया हुआ था और अभी इंटरनल में भी आया हुआ था कि जलवायु प्रदेश। दो तरह की जलवायु प्रदेश होते हैं, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीनो। तो इन दोनों को अच्छे से क्लियर करके जाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं इन टॉपिक्स में। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एल नीनो जो होता है वो समुद्री सतह में जब तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं। और लाल नीनो में इसका उल्टा होता है, यानी तापमान घट जाता है। तो इसके अलावा अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन और भी पॉइंट्स जानने हो एल नीनो और ला नीनो के, तो आप यूनिट 2 की वीडियो देख लो एक्सप्लेनेशन वाली, वहाँ पर सारे पॉइंट्स गिवन हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो पेपर में छोटे टॉपिक से भी बड़े क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण क्या होता है ये पढ़ के जाना, कि पर्यावरण को हमें बचाना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन,
कोई भी आपदा आती है, चाहे वो मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक हो, भूकंप हो, आग लग जाए, ऐसी कोई भी आपदा आती है तो उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको ये 3 चीज़ें भी क्लियर रखनी होगी कि वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ना आपको खुद क्लियर होना चाहिए, इतना मसाला आपके पास होना चाहिए कि आप वहाँ पर आंसर बना पाओ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक इस यूनिट का वो है दिल्ली एक विरासत, दिल्ली एज अ हेरिटेज। इसमें आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए, इसका इतिहास पता होना चाहिए, इसके हेरिटेज वगैरह जो है वो पता होने चाहिए। अब देखिए यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर यूनिट 3 से आपके पेपर में बिल्कुल पाठ योजना बनाने के लिए आ सकती है। तो एसएसटी का कोई भी 6 to 8 का कोई टॉपिक उठाइए और एक पाठ योजना जो है वो तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताइए, मैं एक एसएसटी की पाठ योजना जो है वो डिलीवर कर दूँगी वीडियो में। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इकाई योजना क्या होता है, जिसमें इकाइयों के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे आपका सिलेबस है डीएलएड जिसमें यूनिट्स बने हुए हैं, इकाई बनी हुई है, तो वो होती है इकाई योजना। तो पाठ योजना बनाना भी आना चाहिए। और पाठ योजना होती क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये तो कॉमन सी चीज़ें आप बहुत पहले ये चीज़ें पढ़ी होंगी आपने फर्स्ट ईयर में भी, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का वो है शिक्षण विधियाँ और तकनीक। कौन कौन सी विधियाँ हैं या टेक्निक्स हैं, तो बहुत सारी विधियाँ और तकनीक हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। कहानी कथन विधि, जिसमें कहानी को कहकर बच्चों को समझाना। फिर व्याख्यान विधि होता है, चर्चा विधि, संवाद विधि, अवलोकन विधि, स्रोत विधि, समस्या समाधान विधि। इस तरीके से बहुत सारी जो विधियां हैं आपकी हो सकती हैं। तो आप देखेंगे पेपर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005, मतलब एनसीएफ 2005 तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट में ही उठ के आ रहा है। तो एनसीएफ 2005 को ना अलग से ही पढ़ लो एक बार कि उसकी खास खास बातें क्या हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, और फिर कोई भी पेपर आए उसमें आप वही बातें लिख के आइए। तो यहाँ इन्होंने पूछा है सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में, तो भाई 2005 में तो सिलेबस को ही इंक्लूड किया गया था ना कि कैसा होना चाहिए सिलेबस। तो ओवरऑल क्या बातें कही गई थी, इनको आप अपने माइंड में रखिएगा। और फिर पेपर कोई सा भी हो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जो बातें आपने याद की थी उन्हें वहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी थी अलग से वीडियो बना दूँ एनसीएफ 2005 में, और उसमें ऐसे पॉइंट्स बता दूँ जो हर सब्जेक्ट में मतलब चल जाएंगे आपके लिए, ऐसे कॉमन पॉइंट्स आपको बता दूँ। नेक्स्ट देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षक के तत्कालिक गुण। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा एज अ टीचर आपके लिए वाला क्वेश्चन कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है आज के टाइम पे, तो चेंजिंग टाइम में एक जो टीचर है उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसके भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में दे रखे हैं। आप चाहो तो यूनिट 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, वहाँ से पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, या फिर आप खुद भी अपने पॉइंट्स बना सकते हो या किसी किताब या गूगल से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक संसाधनों और तत्कालिक घटनाओं का प्रयोग। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम किस तरीके से जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं या डे टू डे लाइफ में जो घटनाएं घटती है उनका यूज़ कर सकते हैं। इनसे हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, स्थायी ज्ञान मिलता है, व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं, विवादों को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है आजकल नहीं हो रहा है, और नागरिक के जो गुण होते हैं वो डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर अगर हम उन्हें डे टू डे लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या हो रहा है लोकतंत्र में, कौन जीत रहा है, किस पार्टी ने क्या किया, इन सब चीज़ों को जो है इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। अब आगे देखिए यूनिट 4 में जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पूरा यूनिट ही इस पर बेस है, वो है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आपको पता होना चाहिए दृश्य सामग्री वो होते हैं जिन्हें हम देखकर पढ़ते हैं, श्रव्य जिन्हें सुनकर, और दृश्य श्रव्य यानी जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में भी हैं, तो सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। बाकी जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। रेडियो, मानचित्र, मॉडल, चॉकबोर्ड, टीवी, इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह भी ज़रूर देखते जाइएगा, प्रोजेक्टर वगैरह की किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है। अब देखिए कि इनको यूज़ करने के सिद्धांत क्या है, मतलब किस बेस पर आप इनको यूज़ करोगे। तो एक तो बालक केंद्रित हो, बालकों के अनुसार होना चाहिए, ये पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए, इसका उचित चयन करेंगे हम
कि क्या पढ़ाना है तो हम कौन सा जो एड है वो यूज़ करें। फिर दक्षतापूर्ण हमें आना चाहिए, जैसे हमने प्रोजेक्टर तो लगा लिया, हमें यूज़ ही करना नहीं आ रहा, तो फिर दक्षता होनी चाहिए हमारे अंदर उसको करने की। साधन नाट्य साध्य, और हाँ हमें ध्यान रखना है कि जो दृश्य शब्द सामग्री हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक मेथड है जिससे हम पढ़ा सकें। ये नहीं कि अगर हमने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया तो बच्चे प्रोजेक्टर के अंदर ही घुसा हुआ है, वो उसको यही नहीं पता कि हम प्रोजेक्टर पे पढ़ा क्या रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक माध्यम है, ना कि ये साध्य है। ठीक है, अब इस यूनिट में और टॉपिक है आपके लिए सामाजिक अध्ययन कक्ष, यानी सोशल स्टडीज़ का जो रूम होता है, क्लासरूम होता है, लैब होता है, जो भी कहिए, जिसमें इसके अकॉर्डिंग फर्नीचर, पुस्तकें, साधन, बोर्ड इत्यादि चीज़ें होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए यहाँ पर, ये सुव्यवस्थित हो, यहाँ पर स्थायी ज्ञान बच्चे ले सकें, रुचिकर होता है, और साधनों की उपलब्धता हो, जितने भी साधन हमें चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट 4 का, कि आंकड़ों की अवधारणा, डाटा क्या होता है। तो थोड़ा इको से रिलेटेड है, अगर आपने इको ले रखी हो 11th-12th में तो आपने पढ़ा होगा डाटा वगैरह क्या होते हैं, रॉ डाटा, और किस तरीके से प्राथमिक स्रोत होते हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आंकड़ों का जो स्रोत है वो ऐतिहासिक, इतिहास से रिलेटेड जो डाटे हैं, राजनीतिक जिसमें वोट वगैरह होते हैं, और भौगोलिक कि कौन सा क्षेत्र में कितना एरिया किस चीज़ से कवर है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारे डाटा जो आपको यहाँ पर लेने होंगे। अब देखिए यूनिट 5 की तरफ, और यूनिट 5 में जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं या महत्व है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बनेगा वो है आपका अधिगम मूल्यांकन के साधन की। अगर आप पढ़ा रहे हो तो लर्निंग जो ये बच्चे की, वो इवैल्यूएशन करने के आपके पास कौन कौन से साधन हैं। तो इस बहुत सारे साधन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ 5-4 मैंने इम्पॉर्टेंट जो हैं वो लिख दिए हैं। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण, उनका अचीवमेंट टेस्ट लिया जा सकता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कई तरह की परीक्षाएं ली जा सकती है, और चुनौतीपूर्ण कार्य बच्चों को दिया जा सकता है। अब इसके अलावा देखिए प्रश्न पत्र एक घटक और प्रश्नों के प्रकार। तो इसके अंदर आपको ब्लूप्रिंट बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो पेपर में आ सकता है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। तो आप अगर देखेंगे, मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ में ब्लूप्रिंट बनाना बताया था, तो वहाँ से देख लीजिए किस तरीके से बनाया जाता है, कॉलम कौन कौन से बनते हैं। इसके बाद एनालिसिस यानी बच्चों की जो हम विश्लेषण करते हैं, बच्चे ने क्या किया, क्या गलतियाँ की, क्यों की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर लास्ट टॉपिक है आपका इस लास्ट यूनिट का क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। अब इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछ रहे एक्शन रिसर्च के आप स्टेजेस बताओ, मतलब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो इन दोनों को अच्छे से क्लियर करके जाइए, और ये बताना होगा कि इन दोनों के अंदर जो एक्शन रिसर्च है उसके क्या महत्व है। कि ये कार्य क्षमता को बढ़ाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है, समस्या का निवारण करता है, ये अनुकूल बनाता है, और इसमें शोध कार्य जो है वो किए जाते हैं ताकि बेहतरनेस जो है वो आ पाए। तो ये आपकी यूनिट 1 से लेकर 5 तक के सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और 5 यूनिट का निचोड़ था। और मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेनेशन भी दी है इस वीडियो में काफ़ी हद तक। इसके अलावा अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से चाहिए, पॉइंट्स वगैरह सारे, तो आप जो एक्सप्लेनेशन वाली प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं वहाँ जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं SST के वो ख़त्म होते हैं।